अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नीलम है और मेरी ये उन दिनों की बात है जब मैं 15 बरस के थे और 9वीं जमात में पढ़ती थी। घर में अम्मी अब्बू और 2 छोटे बहन भाई थे जो मुझे बहुत अजीज थे। मैं घर में बड़ी थी, रोज स्कूल और स्कूल से घर। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। उन दिनों मोबाइल फोन आम न थे। स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम मीना था। उसके पास मोबाइल फोन था और वो स्कूल भी लाती। बहुत होशियार थी। आज तक टीचर्स को पता न लग सका था। मैं और मीना कभी पानी पीने के बहाने से या कभी ब्रेक में पिछली तरफ का रुख करते और टैंकी के साथ लग के मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करते थे। इस मुफलिसी और अधूरी ख्वाहिशात से भरी उस जिंदगी में ये एक वक्त मेरे लिए बहार का होता था। एक दिन मैंने मीना से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा भी दिल करता है मोबाइल फोन लेने का। तो वो मुस्कुरा दे, पर कुछ बोली नहीं। यूं ही जिंदगी कटती रही। 2 हफ्ते बाद मीना ने मुझसे कहा कि बिलाल मेरा कजन है और वो तुम्हें पसंद करता है और चाहता है कि एक बार तुम उससे मिलके उसकी बात सुन लो। मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल नए थे। मैं भूल कर भी कभी ये सोच जहन में ना ला सकती थी जिसमें बिना किसी जायज रिश्ते के एक गैर मर्द से खुद को जुड़ता हुआ पाऊं। उसकी इस बात पर मैंने काफी गुस्से का मुजाहरा किया और ये कोई नई बात ना थी हमारे लिए। खैर, रात के खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आ लेटी। हमारा घर किराए का था जिसमें 2 कमरे थे। एक में दुकान खोल रखी थी और दूसरे में हम सब रहते। लेटे लेटे एक बार फिर मुझे मीना की बात याद आ गई। जिंदगी में ये सब कुछ नया था, तभी ये बात पूरी तरह मेरे हवासों पर सवार थी। कितनी मासूम हुआ करती थी मैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं स्कूल की वर्दी पहने नाश्ते के लिए आ बैठी। अम्मी पराठे बना रही थी। मैंने देखा सिर्फ 3 ही रोटियों का आटा था जो अम्मी ने हम तीनों को बना दिया था। मेरे बहन भाई इस बात से बेखबर चाय पराठे का नाश्ता करने में मसरूफ थे और मैं ये कह के उठ गई कि मुझे भूख नहीं लगी। क्यों बेटा, तुमने सारा दिन वहां पढ़ना है, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ तो खा लो, अम्मी बोली। मगर मैं मना करते हुए वहां से उठ गई। मेरे 3 माह की स्कूल की फीस बाकी थी और हमारी प्रिंसिपल निहायत बदजुबान बदलिहाज थी। 1 हफ्ते से वो रोज मुझे क्लासरूम में आकर वार्न कर रही थी। मैं उन्हीं सोचों में गुम कि आज मैडम को क्या जवाब दूंगी। घर से स्कूल की तरफ निकल गई। अम्मी से रोज कहती थी और अम्मी का यही जवाब होता, बेटा कल दे देंगे। मैं जानती थी आज भी उनके पास कोई पैसे ना थे, तभी चुपचाप स्कूल आ गई। और आज भी याद है कि उस दिन फीस ना देने पर मैडम ने पूरी क्लास के सामने मुझे जलील किया और खूब मारा भी। मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। मैडम ने कहा, कल फीस के साथ आना वरना मत आना। पेपर होने वाले थे, पूरा साल बर्बाद हो जाता। मीना ने मुझे तसल्ली वगैरह तो दी, मगर मैं सच जानती थी। अम्मी को बताया तो अम्मी क्या कर सकती थी। वो रोने लगी। वालिद साहब बहुत अयाश तबीयत के मालिक थे। शराब नोशी की भी आदत थी। यूं लगता था जैसे उनको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं थी। वो हमसे हमारा मसला और जरूरियात पूछते तक ना थे। पहले तो वो नौकरी भी ना करते थे। फिर उनके एक दोस्त ने
किसी तरह समझा बुझा कर नौकरी पर लगवा दिया। उनकी तनख्वाह वो बस खुद ही पर खर्च करते। कभी तो अम्मी की दुकान का मुनाफा भी लड़ झगड़ कर ले लिया करते। आज जब अबू घर आए, मैं उनके पास जा बैठी। वो शराब पी के आए हुए थे। मैंने फीस के पैसे मांगे तो वो जूता उठाकर मुझ पर बरस पड़े, और जब थक चुके तो मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और आंसू बहाने लगी और अपनी पढ़ाई छूट जाने का सोग मनाने लगी। 2 दिन बाद मीना मेरे घर आई और बोली, तुम्हारी फीस मैंने दे दी है, कल से तुम स्कूल आ जाना। मैं उस वक्त उसकी बहुत शुक्रगुजार हुई, और अम्मी भी। अम्मी ने उसको जल्द ही पैसे लौटा देने का वादा भी कर लिया। मैं फिर से स्कूल जाने लगी। मैं बहुत खुश थी। हमेशा से बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। आज जब स्कूल की छुट्टी पर हम लोग निकले तो स्कूल के बाहर एक लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं घबरा सी गई और तेज तेज कदम उठाती घर को चलती। बताती चलूं, मीना और मैं वापसी पर अलग अलग जाते थे। वो लड़का मेरा पीछा करने लगा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। वीराना शुरू हो चुका था। सख्त दोपहर का वक्त था। आसपास ना कोई बंदा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, जिस पर उस नौजवान की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सुने? मैं रुकने की जगह तेजी से चलने लगी। देखिए, मेरी बात सुने। मैं बिलाल हूं। मीना मेरे चाचू की बेटी है। सुने? अब उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया, जिस पर मेरी जान ही निकल गई। मुझे कुछ समझ ना आया और मैं जोर जोर से रोने लगी, जबकि वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी मासूमियत पर उसको बेहद प्यार आया। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और वहां से वापस चला गया। मैं वहीं खड़ी उसको जाता देखती रही। फिर कुछ देर बाद जैसे होश में आई हूं। ये पहली बार था जब मुझे किसी गैर मर्द ने छुआ था, जिसने मेरी रूह तक को झंझोर डाला था। मैं खुद को मैली सी तस्वर करने लगी, जैसे उसके छूने से मैं मैली हो गई हूं। घर आकर बस्ता फेंका, टैंकी से पानी लिया और नहाने चल दी। अगले दिन भी उसने उसी तरह मेरा पीछा किया। अब तो रोज का मामूल था। यही बर्दाश्त की हद हो चली थी। फिर एक दिन मैंने उसको ठीक ठाक सुना दी, जिस पर वो कुछ ना बोला और चला गया। और फिर उसने मेरा पीछा ना किया। शबो रोज सुकून से गुजरने लगे कि एक दिन मीना ने मेरे सुख चैन को आग लगा दी, ये बता के कि मेरी पूरी फीस मीना ने नहीं बल्कि बिलाल ने भरी थी, और उसने मुझे हर हाल में ये बात बताने से मना किया था, ताकि मेरी खुददारी को कोई ठेस ना पहुंचे। ये जानकर मुझे अच्छा ना लगा, और उस दिन मैं बहुत रोई थी कि बाप के जिंदा होते भी आज मुझे किसी गैर की भीख पर पलना पड़ा। मगर वो ऐसा कर क्यों रहा? क्या वाकई उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये ख्याल आज मेरे लबों पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट ले आया था, लेकिन मैं एक बोझ तले दब गई थी। अब वो मेरा पीछा ना करता था, और ना उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल देखी। पता नहीं क्यों मुझे एक कमी सी महसूस होने लगी। ये क्या था? मैं खुद को कोसती भी, मगर उन दिनों खुद पर बस न चल रहा था। वक्त गुजरता गया। अब तो मुझे बाकायदा उसकी याद सताने लगी थी। उसकी बोली हुई बातें, अल्फाज, वो प्यार का इजहार मेरे कानों में गूंजता। यूं लगता जैसे मैं कोई गलती कर बैठी हूं, उसका दिल तोड़ दिया,
मेरी इस महरूमियों से भरी जिंदगी में कोई आया था, मेरे पास, मेरे दुख में मेरा साथ देने, मदद करने। वो गैर होकर भी कोई अपना था। फिर एक दिन वो वक्त आ ही गया जब वो फिर से मेरी जिंदगी में आया। मीना ने मुझे एक मोबाइल फोन पकड़ाया और कहा, बिलाल तुमसे बात करना चाहता है। मैं मोबाइल फोन देखकर घबरा गई और बोली, नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। जिस पर मीना ने कहा, पागल, ये मेरा फोन है, बस तुम इससे बिलाल से बात कर लो। बताती चलूं मैं अपने दिल की हर बात, मीना से कहती थी। मैंने वो फोन लेकर बैग में डाल लिया। ये टच मोबाइल का दौर न था, तब वो फोन इतने आम न थे। मीना ने उस फोन पर एसएमएस पैकेज करवा दिया था और बिलाल का नंबर भी डाल दिया था। दिन तो घर के काम और पढ़ाई करते हुए गुजर गया, मगर रात बहुत भारी हो चुकी थी। बार बार ध्यान उस फोन की तरफ चला जाता, मगर मैं खुद को बहलाने लगती। सब लोग घर में सो चुके थे। मैंने उठकर एक नजर सब पर डाली और सोचा, फोन देख लेती हूं, देखने में क्या हर्ज है। ये सोचकर मैं उठी और फोन उठा लाई और धड़कते दिल के साथ चादर में घुस गई कि कहीं कोई देख ना ले। फोन देखा तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था। मेरा दिल धक धक करने लगा। वो बिलाल का मैसेज था। नीलम, कैसी हैं आप? आप मुझे गलत मत समझें, मैं एक इज्जतदार घर का शरीफ लड़का हूं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूं, 3रा साल है मेरा। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको जीवन साथी के रूप में तसव्वुर करने लगा हूं। आप हाँ करती हैं तो वालिदा को भेज दूंगा आपके घर और हमेशा के लिए अपनी इज्जत बना लूंगा। मगर आपकी राय मेरे लिए काबिले एहतराम है। अगर मेरी बात से आपको एतराज नहीं तो बस हाँ का मैसेज कर देना। आपका बिलाल। ये एक तफसीली मैसेज था जिसको पढ़ने के बाद ना जाने क्यों दिल गुदगुदाने सा लगा। मुझे गुस्सा ना आया, बल्कि मेरी आंखें भीग गईं। आपको क्या बताऊं बिलाल कि पिछले दिनों किस तरह आप मेरे दिल में बस चुके हैं। आप हैं कौन जानती तक नहीं, लेकिन आपकी आंखों में जो सच्चाई की चमक है ना, वो यकीन दिलाती है आप कोई अपने हैं, बहुत अपने। एक बार गलती कर दी, अब आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं जज्बात में बहकर अपने दिल का सारा हाल उससे कह गई। कभी सोचा भी ना था किसी गैर से मैं इस तरह की बात करूंगी, मगर ये मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। उससे ये सब कुछ कहकर मुझे एक सुकून सा मिला था और मुसलसल आंखों से आंसू जारी थे। उसका जवाब आ गया। मैसेज की वाइब्रेशन से दिल में खुशी से कुछ हुआ और मैंने जल्दी से उसका मैसेज खोला। शुक्रिया मेरी मोहब्बत को समझने के लिए। अब दुनिया से लड़ जाऊंगा, मगर आपकी आंख में आंसू ना आने दूंगा, वादा रहा। जिस पर मैंने जवाब में लिखा, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ये सब महसूस नहीं किया जो मैं आज कर रही हूं। बरसों बाद एक सच्ची खुशी मिली है। आई लव यू। मैंने भी बोल दिया, आई लव यू टू। और यहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा। अब हम रोज रात को मैसेज पर बात किया करते थे। उसने रिश्ता भेजने के लिए बहुत बार इसरार किया, मगर मैंने उसको ये कहकर मना कर दिया कि मेरा स्कूल खत्म हो जाए, फिर तब तक आप भी डॉक्टर बन जाएंगे।
6 माह गुजर गए। इस दौरान मुझे बिलाल से इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि उसकी खातिर 100 बार भी मर सकती थी। और इसी पागलपन में बहकर मैं उसके बेहद इसरार पर अपनी हर हद पार कर चुकी थी। अपना दुपट्टा उसकी नाराजगी की भीड़ चढ़ा चुकी थी। अब वो मुझसे हकीकत में ये गुनाह करने के लिए बजिद था जो मैं कभी ना चाहती थी, जिस पर वो मुझे छोड़ जाने की धमकी देता, मेरे सामने रोता गिड़गिड़ाता, मगर मैं कोई जवाब ना देती बल्कि उसको प्यार से मनाने लगती। वो ना सुनता तब मैंने ही एक दिन गुस्से में आकर उसे राब्ता खत्म कर दिया, क्योंकि जो वो कह रहा था वो मेरे बस में ना था। एक शाम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब अम्मी की आवाज सुनाई दी, नीलम देख दुकान पर कोई आया है। मैं अच्छा अम्मी बोलती दुकान पर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने बिलाल खड़ा था। मैं उसको यहां देखकर बुरी तरह डर गई, जिस पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो एहसास बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फौरन बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं बहुत गलत था। अपनी जान को माफ नहीं करोगी? उसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले मैं कुछ कहती, अगले ही पल अम्मी दुकान में आ गई और बिलाल ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। जी क्या चाहिए आपको? अम्मी बोली। वो एक दूध का डब्बा, वो बौखलाहट में बोला, जिस पर मैं अम्मी से नजर बचाकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। एक बार फिर से हम एक हो गए। वक्त जाता रहा। मेरे स्कूल खत्म होने से पहले अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त से कर रहे थे, जो अब्बू ही की उम्र का था, काफी पैसे वाला था। जब मुझे पता चला मैंने अम्मी को बिलाल के बारे में सब बता दिया, जिस पर अम्मी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर डाली। उसके बाद सर पकड़कर बैठ गई। मैंने भी जिद कर ली थी, शादी बिलाल से ही करूंगी। अब्बू को अम्मी ने जब बताया तो अब्बू ने भी जूती उतार कर खूब मारा। वो तो छुरी उठा लाए। फिर अम्मी बीच में पड़ी थी। अब्बू ने मुझे लानत देते हुए साफ अल्फाज में बता दिया कि कल शाम मेरा निकाह उस उम्र रसीदा बंदे से होगा। और हम सब जानते थे कि अब्बू के फैसले के आगे सब बेबस हैं। उस रात मैं अम्मी की गोद में छुपकर बहुत रोई थी। जब अम्मी सो गई तब बिलाल को मैसेज करके रोते रोते सब कुछ बता दिया, जिस पर वो परेशान होकर रह गया। बोला मैं बात करूं अंकल से, जिस पर मैंने सख्ती से मना कर दिया उसको। हम दोनों सारी रात रोते रहे। उसने कहा, नीलम तो मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा, जान से ज्यादा। उसने कहा, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, बस चलो मेरे साथ। इस निकाह से बचने के लिए इस वक्त यही रास्ता है। माँ बाप कब तक औलाद से नाराज रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। बस इस वक्त मेरा हाथ थाम लो। हमारी मोहब्बत घुट घुट कर मर रही है, उसको बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूं, आधा घंटा दे रहा हूं, तुम सोच लो। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम भी इस वक्त को ख्वाब समझकर भुला देना जो हमने साथ गुजारे। बिलाल ये सब कैसे कह गया? वो पल जो मैंने उसके साथ गुजारे थे मेरी जिंदगी के कीमती पल थे। मैं उनको एक ख्वाब समझकर नहीं भुला सकती थी। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, बोलो नीलम। पर मैंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर वो मैसेज पर मैसेज करता रहा।
मैं पढ़ पढ़ कर आंसू बहाते रहे। फिर मैंने भी एक फैसला लिया कि मैं उसके साथ चली जाऊंगी। कितने ख्वाब देखे थे हमने साथ में। अगर अकेली के होते तो कब का बाप की इज्जत पर कुर्बान कर देते, मगर उसको नहीं रुला सकते थे जिसने मुझे हंसाया था। और वो रात मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने वाली रात थी, जब मैंने सोई हुई माँ बाप और बहन भाई पर आखिरी नजर डाली थी। घर की दहलीज पार करते, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिलाल बाइक के साथ खड़ा था। मुझे लेकर उसने तेजी से बाइक चला दी। आज 7 महीने हो चुके थे। बिलाल ने मुझे एक अपार्टमेंट में रखा हुआ था। वो किसी मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था। उसने मुझसे झूठ कहा था। वो तो मैट्रिक पास था और उसकी एक कम्युनिकेशन शॉप थी। मगर असल धोखा ये ना था। असल धोखा ये था कि उसको मुझसे निकाह करने में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो सदा का आवारा था। उसका तो काम ही था लड़कियों को फंसाकर उनका फायदा उठाना। और मैं पागल उसकी मीठी मीठी बातों में आकर ये समझ बैठी थी कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी हवस बुझाने की खातिर मुसलसल मुझे नोचता रहा था। और अब जब उसका दिल मुझसे भर गया तो वो हफ्ते की रात को अपने औबाश दोस्तों को भी ले आता और वो भी दरिंदों की तरह मुझे नोचते। सारा हफ्ता वो मुझे ताला लगाकर उस छोटे से घर जो एक ही कमरे पर था उसमें मुझे छोड़ जाता। खाने का सामान घर में मौजूद होता। वो 2 से 3 दिन बाद आता। मैं उसकी खिदमत करती, खाना बना के देती, कपड़े धोकर इस्त्री करके देती, पैर दबाती। जरा सा काम गलत हो जाने पर वो मुझे बेरहमी से पीटता था। आखिर अब्बू भी तो मारते थे, मगर इस बेरहमी से तो आज तक अब्बू ने भी ना मारा था। सोचती हूं बाप की उस मार में भी कहीं ना कहीं शफकत थी, जिसने मुझे जमाने की इन ठोकरों से बचा रखा था। मेरे बदन पर नील पड़े रहते थे, मगर बिलाल के लिए मैं एक गोश्त के टुकड़े से बढ़कर और कुछ ना थे। यकीन ना आता था ये वही मेहरबान है जो मेरा एक आंसू तक बर्दाश्त ना करता था। कितने वादे किए थे हमने, सब खाक। बहुत दर्द होता था मुझे जब जुल्म महबूब की शक्ल में किया जाता था, जो मुझे अपनी इज्जत कहा करता था। आज किस तरह मुझे अपने दोस्तों में बांट रहा था। आज भी उसके दोस्त आए थे, मगर अब जा चुके थे। मैं रात के बर्तन धो रही थी। मैं उम्मीद से थी ये बच्चा बिलाल का था, मगर वो इस बारे में नहीं जानता था। बिलाल बावर्ची खाने में आ गया। चाय बना के दो मुझे नीलम, अच्छी सी जरा, जल्दी। मैं जो खामोशी से आंसू बहाते अपनी जात के तार तार हो जाने का सोग बना रही थी, मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। आज अरसे बाद मैंने उसकी आंखों में झांका। आखिर यही तो थी वो आंखें जो पूरी दुनिया से अलग थी मेरे लिए, पर मैं कुछ बोल ना पाई। मेरी आंखों में शिकवा साफ था। मैं उसमें बस अपना कहीं खोया हुआ महबूब ढूंढ रही थी। ना जाने उस पर क्या असर हुआ, वो मुझसे नजर चुरा गया आज और जल्दी से बाहर निकल गया था। दिल ने कहा इस शख्स के अंदर
कहीं ना कहीं मेरा बिलाल मौजूद जरूर है, पर वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से उसे खींच लाऊंगी। बहुत याद आती थी बिलाल की मुझे। हालांकि दिन रात वो मेरी नजर के सामने होता था, मगर फिर भी वो मेरा बिलाल ना था। मैं इन्हीं सोचों में डूबी चाय बनाकर बिलाल के पास चल दी। पैर दबाओ, वो बोला। तो मैं उसके पैर दबाने लगी। वो आंखें बंद किए लेटा था और मैं उसका चेहरा तके जा रही थी। आज मुझे अंदाजा हो रहा था कि औरत की मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। बिलाल ने मुझे इस कदर नफरत दी, फिर भी मुझे उससे, उस चेहरे से नफरत ना हो सकी। अचानक दरवाजा जोर से खटका तो बिलाल उठकर बाहर चल दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर मैं भी बाहर भागी तो देखा पुलिस ने बिलाल का गिरेबान पकड़ रखा था और उसके साथ गालम गलोच कर रहे थे। फिर वो उसको घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं तड़प गई और बीच में पड़ी। पुलिस ने मुझे भी उसके साथ गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। वहां पुलिस वालों ने मार मार कर बिलाल की हड्डियां तोड़ दी और खुद 3 पुलिस एहलकारों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। उनके थप्पड़ और गाली गलोच मेरी रूह छलनी कर रहे थे। पुलिस को यह लगा था कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करके पैसा कमा रही हूं, क्योंकि मैंने बिलाल के खिलाफ एक लफ्ज ना बोला था। मैं बोलना चाहती थी, मगर पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुझे रोके रखा। शायद इसी को इश्क कहा जाता है, या फिर पागलपन, मैं नहीं जानती। मुझे लगा शायद मुझे मेरा बिलाल वापस मिल जाएगा। आखिरकार गलती किससे नहीं होती, बिलाल से भी हो गई। मगर अब वो मेरे प्यार को समझेगा। मगर मैं एक बार फिर धोखा खा गई। उसके दोस्त दे दिलाकर उसको छुड़ा कर ले गए और पुलिस ने मुझ पर एक झूठा केस बना दिया और मुझे 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। मैं रोज बिलाल का इंतजार करती रही, मगर वो ना आया और मुझे एक बार फिर मुंह के बल गिरना पड़ा। पुलिस वाले भी मुझे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। एक एक दिन मुझ पर भारी था। अम्मी की बहुत याद आती। मैं तो बस आंसू ही बहाती रही। आखिरकार एड़ियां रगड़ते 6 माह गुजर ही गए और मैं आजाद होकर भी आजाद ना हो सकी। मैं एक ऐसी जंजीर में जकड़ चुकी थी जिससे आजाद होना अब नामुमकिन था। यह अजियत मौत से भी बढ़कर थी कि मैं बहुत जल्द मां बनने वाली थी और सड़क पर अपनी औलाद को जन्म देने वाली थी। जेल से निकलने के बाद बिलाल का कोई पता ना था। ऐसे में उसके वो घुटन से भरा अपार्टमेंट भी मेरे लिए गनीमत था। मगर उस दिन के बाद मैंने बिलाल को ना देखा। अजनबी शहर था, मैं घर का रास्ता भी ना जानती थी। मैं बस सड़क किनारे चली जा रही थी और सोच रही थी ये जिंदगी कितनी बेरहम और तल्ख है। अम्मी की, बहन भाई और अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी, पर अब घर लौट कर जाने का कोई रास्ता ना बचा था। मेरी कश्तियां तो कब की जल चुकी थीं। गर्मी बहुत थी और कुछ खाया पिया ना था, जिसकी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं कुछ देर बैठ गई। बहुत भूख लग रही थी। अब एहसास हुआ था कि घर में बनने वाली एक वक्त की रोटी कितनी बड़ी नेमत थी।
लोग अपने अपने कामों में मगन थे। वो सब मुझे उस वक्त बहुत खुश नसीब लग रहे थे। उन सब के पास घर थे। अपने काम खत्म करने के बाद वो लोग अपने घर लौट जाएंगे, और मैं, आज एहसास हुआ सर पर छत होना क्या मायने रखता है। याद है मुझे वो रात आज भी, जब अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी, सड़कें वीरान हो गई थी। मैं तकलीफ से तड़प रही थी, मगर मेरी मदद करने वाला कोई न था। तूफानी बारिश होने वाली थी, तेज हवा चल रही थी। यूं लगता जैसे पूरी दुनिया खाली हो चुकी हो। आखिरकार अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाज दिया। जब मैंने उसकी सूरत देखी थी तो एक पल को मैं सच्चे दिल से मुस्कुरा गई थी। एक पल को मेरे सारे गम गलत पड़ गए थे। पता चला था मां बनने का मतलब क्या होता है। आखिर मैंने उसको अपनी गोद में भर लिया। उसके रोने की आवाज मुझे बहुत भली लगी। एकदम से मुझे बिलाल की याद आ गई। याद आया कि हम दोनों ने अपने पहले बच्चे को लेकर क्या क्या ख्वाब सजाए थे, और आज हकीकत क्या है। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। 1 घंटा ही हुआ होगा कि तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चा भी मेरे साथ भीगने लगा। मैं फौरन से उठी और भागते हुए इधर उधर कोई ऐसी जगह ढूंढी जहां बारिश ना पड़ रही हो। सोचा किसी का दर खटखटाकर मदद मांग लूं, मगर बच्चे को यहां अकेला छोड़कर भी ना जा सकती थी। वहीं बैठी बारिश का थमने का इंतजार करने लगी कि मैंने महसूस किया बच्चा सांस रुक रुक कर ले रहा है। शायद बारिश का पानी उसके मुंह में जाने की वजह से ऐसा हुआ। मैं बुरी तरह परेशान हो गई। उसकी कमर थपथपाई, अपने तौर से पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चारों नाचार मैं बच्चे को यहां छोड़े भागते हुए किसी की मदद लेने दौड़ी। 2-3 घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर दरवाजा ना खुला। वहां एक कुत्ता मेरे बच्चे के पास आ गया। मैं भागते हुए वहां पहुंची। तब तक कुत्ता उसकी टांग नोच चुका था। मैंने कुत्ते को भगाया। हर तरफ खून खून हो रहा था। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। नहीं बता सकती उस वक्त मेरी हालत क्या थी। मैं उसको गोद में भरकर बैठी रही और बारिश थमने की दुआ मांगती रही। बारिश तो ना थमी, मगर उस मासूम की सांसें थम गई। मैंने उसको अपनी गोद में साकित महसूस किया तो मेरा हल्क खुश्क होने लगा। वो बस इतनी ही जिंदगी लेकर आया था। वो बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत ही बदकिस्मत था। इतना बदकिस्मत कि नमाज़े जनाजा भी उसको नसीब ना हुई। कमजोरी और नकाहत से यूं लगता जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगी। मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। नहीं चाहती थी मेरे बच्चे की लाश को कुत्ते नोच खाएं। इससे बेहतर मुझे यही लगा, और मैंने वही हाथों से एक छोटा सा खड्डा खोदा और उस नन्हे वजूद को, जिसको 9 माह अपने पेट में संभाल कर रखा था मैंने, जो मेरी पहली औलाद था, जिसने मुझे मां बनाया था, उसको खड्डे में डालकर दबा दिया। अब समझ आया
मैंने औलाद होकर अपने माँ बाप को तकलीफ थी, इसीलिए मुझे औलाद की शक्ल में इस कदर तकलीफ मिली। मुझे इतना तो पता था, इस बच्चे को मैं उम्र भर नहीं भूल सकूंगी। जब मैं उठी तो सड़क किनारे भिखारियों की तरह पड़ी थी। आने जाने वालों को मेरी कोई परवाह न थी। मैं उठी और चलते हुए सामने पहला जो घर आया उधर दस्तक दी। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। सर पर टोपी और दाढ़ी वाला वो शख्स शरीफ लग रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी मदद करें, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं रोने लगी तो वो मुझे अंदर अपने घर में ले आया। घर में उसने अपनी बहू को आवाज दी और पश्तो जुबान में कुछ बोलकर चला गया। उसकी बहू बहुत अच्छी थी। उसने मुझे खाना दिया, कपड़े बदलवाए। बहुत ही गरीब से थे मगर अच्छे लोग थे। उसका नाम हिना था। हिना ने मुझे दवाई दे दी और फिर मैं कब सोई मुझे नहीं पता। आराम सुकून से सोती रही। मुझे किसी ने डिस्टर्ब ना किया। कुछ दिन उन्होंने मुझे पनाह दी। उसके बाद मेरा एक जवान औरत का यूं 2 मर्दों वाले घर में रहना मुनासिब ना था। तब एक दिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे निकाह की दावत दी। मेरे वहमो गुमान में भी ना था। पहले तो दिल बिल्कुल ना माना मगर हालात को देखते हुए मैंने हाँ कर दी थी। जिस दिन मेरा निकाह शेर खान से हुआ मुझे घर वालों की बहुत याद आई थी। आज मेरी शादी थी और मैंने सोचा भी ना था कि इस तरह से होगी मेरी शादी। सादगी से घर पर निकाह हुआ। मुझे सुर्ख जोड़ा पहनाया जा रहा था। रह रहकर बिलाल के दिखाए झूठे ख्वाब याद आ रहे थे। वो तो कहता था, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। मेरी आंखों से आंसू भी ना निकलते थे। अब मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। ऊपर से तो मुझे सजा दिया गया था मगर कोई ना जानता था मेरे अंदर एक सोगवार मां थी। उस दिन मैं शेर खान की बीवी बन गई थी और वो मेरा शौहर। कुछ भी था मगर मेरे लिए वो एक मुहाफिज था और एक महफूज छत देने वाला। मैंने फैसला किया, आज सब कुछ भुलाकर मैं सच्चे दिल से शेर खान को अपना लूंगी। और मैंने यही किया। उसकी दिलो जान से खिदमत करते। वो और उसका बेटा दिन भर मजदूरी करते। रात को लौट आते तो हम सब बैठकर साथ खाना खाते। तो एहसास होता कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं। ये सब मेरे अपने हैं। इस मोड़ पर आकर जिंदगी कुछ पुरसुकून लगने लगी थी। मगर शायद मुझे रास ना आ सके। कुछ दिन यहां रहने के बाद शेर खान मुझे अपने साथ उनके गांव एबटाबाद ले आया। हम किसी शादी पर गए थे कि वहां एक अमीर कबीर शख्स को मैं पसंद आ गई और शेर खान ने मुझे उस शख्स को फरोख्त कर दिया और एक बार फिर मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। कितनी मोहब्बत और लगन से ये घर सजाया बनाया था मैंने, और एक बार फिर घर से जबरदस्ती निकाल दी गई। तब सोचा, अपने घर की दहलीज पार करने की ये सजा है कि आज ना चाहते हुए मुझे अपना घर, अपनी ये छोटी सी दुनिया छोड़कर एक बार फिर इस जालिम जमाने के रहमो करम पर चलना पड़ेगा। जिसने मुझे खरीदा था मैंने उसकी बस एक ही झलक देखी थी। वो देखने ही से कोई बदकार इंसान लगता था।
कल मेरी तलाक की तमाम तर कार्रवाई पूरी होने वाली थी और मुझे उस शख्स के साथ जाना था। उस रात मैं घर से भाग गई थी।